क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से गुजरने के बाद पिछले 100 साल में 50 से ज़्यादा बहरी जहाज और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। लिटरली गायब हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कि इन जहाज़ों के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह के नीचे दज्जाल मौजूद है और इस वजह से कोई जहाज़ गुजर नहीं पाता। कुछ कहते हैं कि ये ब्लैक होल है जहाँ से इंसान और जहाज़ दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ से वापस आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर एक सी मॉन्स्टर है जो कोई जहाज गुजरने नहीं देता, जो गुजरता है उसको खा जाता है। इतनी बड़ी इस कॉन्स्पिरेसी को आज दुनिया बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। पर बर्मुदा ट्रायंगल की असल कहानी है क्या, और बहुत सारी जो मिथ्स हैं उन मिथ्स की हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 1881 से। यूके के शहर लिवरपूल से एक जहाज के जिसका नाम एलन ऑस्टिन है अपना सफर शुरू करता है न्यूयॉर्क के लिए। जब ये जहाज अटलांटिक ओशन से गुजरता है तो ये जहाज एक डिटूर लेता है और बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरने की कोशिश करता है। जैसे ये जहाज अटलांटिक ओशन में बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरता है तो एलन ऑस्टिन का कैप्टन एक और जहाज को समंदर में देखता है। ये जो दूसरा जहाज समंदर में मौजूद है ये बहुत तेज रफ्तारी के साथ समंदर में चल रहा है, जिस तरीके से कोई बहरी जहाज नहीं चलता। कैप्टन ये फैसला करता है कि इस गैर मामूली जहाज के कप्तान से रब्ता किया जाए और इस सारे मसले के बारे में पूछा जाए कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज किस तरह है। कैप्टन बड़ी कोशिश करता है लेकिन इस जहाज के कप्तान से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाता। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये फैसला करते हैं कि अपने जहाज से कुछ क्रू मेंबर्स को एक कश्ती पर इस बहरी जहाज के पास भेजें और पता करें कि ये मामला है क्या। जब क्रू मेंबर कश्ती में इस बहरी जहाज के पास पहुंचते हैं और जहाज के ऊपर चढ़ते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस बहरी जहाज में हर चीज अपनी जगह सही सलामत मौजूद है। जो क्रॉकरी जहां होनी चाहिए वो उस जगह मौजूद है। कोई साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री नहीं है, लेकिन कोई क्रू मेंबर इस बहरी जहाज पर नहीं पाया जाता। इंसान का नामो निशान नहीं है। ये देखकर क्रू मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान इस जहाज पर नहीं है, फिर भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ समंदर में ये जहाज चल रहा है। और ये हैरान कुन मामला वो अपनी आंखों से नोट करते हैं। कश्ती में वापस आकर एलन ऑस्टिन के कप्तान को बताते हैं कि ये सारा मामला है क्या। जब कप्तान ये चीज नोट करता है तो दोबारा नजर डालता है उस बहरी जहाज की जानिब, पर वो बहरी जहाज समंदर से गायब होता है। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे चलकर। बर्मुदा ट्रायंगल में होने वाला एलन ऑस्टिन का ये वाकया अकेला नहीं है। 1918 में यूएस नेवी का एक जहाज जिसका नाम यूएस साइक्लोप्स था, और वो उस जमाने में यूएस नेवी का एक फ्लैगशिप जहाज था, वो गुजरता है बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से। नोट करने वाली बात यह है कि यूएस साइक्लोप्स नामी इस जहाज के ऊपर 10,000 टन मैंगनीज मौजूद था। और मैंगनीज दोस्तों वो मटेरियल है जो एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है। जब ये जहाज बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरता है और पीछे कंट्रोल टावर के साथ राब्ते में होता है तो अचानक इसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता कि ये बहरी जहाज कहाँ गया। अगर समंदर में कोई तूफान भी आ जाए तो कप्तान आम तौर पर राब्ता करते हैं कंट्रोल टावर से, लेकिन कोई एसओएस कॉल, कोई डिस्ट्रेस कॉल कंट्रोल टावर को मौसूल नहीं होती। और आज तक पता नहीं चल सका कि इस यूएस साइक्लोप्स नामी जहाज के साथ क्या हुआ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन यह वाकया अभी बर्मुदा ट्रायंगल में होने वाला एक वाकया नहीं है। दिसंबर 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ्लाइट 19 है वो परवाज लेते हैं अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए फ्लोरिडा से और गुजरते हैं बर्मुदा ट्रायंगल की जानिब। जब वो बर्मुदा ट्रायंगल से गुजरते हैं तो कप्तान ये राब्ता करके कंट्रोल टावर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनके जहाज का कंपास नहीं चल रहा। उनको नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है। जब कप्तान अपना मैनुअल कंपास निकालते हैं तो अपने मैनुअल कंपास पे भी देखते हैं कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही, और वो कंट्रोल टावर से ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं, या तो हम नॉर्थ की साइड पर हैं या हम साउथ की साइड पर हैं, लेकिन जहाँ पर भी है हमारा अंदाज़ा है कि हम 350 किलोमीटर एकदम से दूर आ चुके हैं। और कुछ देर के बाद फ्लाइट 19 के 5 जहाज से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। और ये यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा लॉस था 1945 में कि उनको ये मालूम ही नहीं हो सका कि ये 5 जहाज
गए कहां? दोस्तों, ये वाकयात जो आपने अब तक सुने ये थे रीसेंट हिस्ट्री से, लेकिन अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो इंडिया ढूंढने निकले थे, लेकिन पहुंच गए थे वो अमेरिका, और अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस भी गुजरे बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से, और क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जर्नल में लिखते हैं कि जब वो बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरे तो उन्हें भी अजीबो गरीब हरकत व सकनात नोट करने को मिली। एक बात वो ये लिखते हैं कि जब वो इस इलाके से गुजरे तो उन्होंने ये देखा कि आसमान पे जो सितारे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि एक चमकती हुई चीज पानी के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, बिल्कुल इस तरह कि जिस तरह से दूर एक मोमबत्ती हो और वो पानी में जाए और पानी से बाहर जलती हुई निकल आए। उन्होंने ये देखा कि कुछ अजीबो गरीब उनको ऐसी चीजें देखने को मिली है कि जमीन से आसमान की तरफ शिकार किया जाए रोशनी का। लेकिन जैसे ये बातें क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि उन्होंने अपने स्टाफ के साथ, अपने क्रू मेंबर्स के साथ शेयर की, ये वाकयात होने बंद हो गए। क्रिस्टोफर कोलंबस की ये सारी बातें जो इन्होंने अपने जर्नल में लिखी, ये भी निशानदेही करती हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, बर्मुदा ट्रायंगल कहते हैं अमेरिका के साथ मौजूद अटलांटिक ओशन के उस एरिया को कि जिसको अगर ट्रायंगल के तौर पर देखें तो ये टच करता है फ्लोरिडा के साथ, बर्मुदा के साथ और पोर्टो रिको के साथ। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसका साइज 1.5 लाख स्क्वायर माइल्स बनता है। यानी अगर आप 2 जापान भी इसके अंदर डालें तो पूरे के पूरे जापान समा सकते हैं। ये एरिया खत्म नहीं होगा, फिर भी बहुत सा एरिया बच जाएगा। बर्मुदा ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि बर्मुदा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं, और आज कोशिश ये होगी कि एक एक करके तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझें कि वो सही है या गलत, और अगर कोई प्लॉजिबल रीजन बन सकता है तो वो प्लॉजिबल रीजन क्या हो सकता है। पहली बात करते हैं कि एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है कि इस एरिया से जब जहाज गुजरते हैं तो उनका कंपास नहीं चलता। दूसरा रीजन लोग ये कहते हैं, दूसरी मिथ ये पाई जाती है कि ये इलाका बहुत डीप है, ये समंदर में बहुत गहरा है, इस वजह से बहुत से जहाज डूब जाते हैं। तीसरी मिथ ये पाई जाती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, यानी जब जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी जहाज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को, मैग्नेटिक पार्ट्स को चलने नहीं देते। चौथा रीजन ये कहा जाता है कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है, यानी जो यहाँ से गुजरता है वो एक और डायमेंशन में चला जाता है और उस डायमेंशन से वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पांचवा प्लॉजिबल रीजन, पांचवी मिथ, पांचवी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि ये इलाका मीथेन गैस का एरिया है, यानी इसके नीचे मीथेन गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से जहाज डूब जाते हैं। छठी मिथ ये पाई जाती है कि यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है और वो जहाज़ों को खा लेता है। फिर एक मिथ पाई जाती है कि इस इलाके में दज्जाल मौजूद है और दज्जाल की वजह से यहाँ पर कोई चीज़ चल नहीं पाती, लोग अपनी जानें ज़ाया कर जाते हैं। एक और मिथ ये पाई जाती है कि इस इलाके में एक रोग वेव आती है और वो वेव इतनी ऊंची होती है, तूफान इतना बड़ा होता है कि बहरी जहाज डूब जाते हैं, हवाई जहाज डूब जाते हैं। एक और मिथ ये पाई जाती है कि यहाँ पर यूएफओज हैं और यूएफओज की वजह से, एलियंस की वजह से कोई काम नहीं हो पाता, जहाज डूब जाते हैं। और एक जो आखिरी मिथ पाई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी मौजूद है, सीक्रेट फैसिलिटी है, और यहाँ पर कुछ ऐसे राज मौजूद हैं हुकूमतों के कि जिसकी वजह से वो ऐसे तजर्बे कर रहे हैं कि यहाँ के ऊपर गुजरने वाले बहरी जहाज और हवाई जहाज डूब जाते हैं। अब ये एक एक मिथ क्या है, ये समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बर्मुदा ट्रायंगल को बर्मुदा ट्रायंगल का नाम क्यों मिला और उसकी शोहरत किस ज़माने में ज़्यादा मशहूर हुई। दोस्तों, 1964 में विंसेंट हेज गैडिस नाम के एक आदमी ने पल्प मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बर्मुदा ट्रायंगल, जिसके बाद से इस इलाके का नाम बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से मशहूर हो गया और इसको पहचाना जाने लगा। 1964 में छपने वाला ये आर्टिकल इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि पल्प मैगजीन बात करता था बहुत सारी ऐसी साई-फाई चीज़ों के बारे में, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में, और ये कंट्रोवर्सी अपने आप में हिट हो गई। बर्मुदा ट्रायंगल को जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बेतहाशा मूवीज़ मिलेंगी, बेतहाशा बुक्स मिलेंगी, बेतहाशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिलेंगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनका अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया। 1964 1964 में छपने वाला
विंसेंट एच गैडिस का यह आर्टिकल वाहिद आर्टिकल नहीं था। 1950 में मियामी हेराल्ड में भी बर्मुदा ट्रायंगल को लेकर बहुत डिस्कशन हुई। 1952 में फेट मैगजीन ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर के नाम से बर्मुदा ट्रायंगल का जिक्र किया। जब दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 के 5 जहाज गुम हो गए, तब भी बर्मुदा ट्रायंगल का बहुत शोर हुआ और 1974 में द बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से एक किताब छपी और वो किताब उस जमाने की बेस्ट सेलर बुक बनी। जब कोई किताब बेस्ट सेलर बन जाती है तब तारीख में उसका जिक्र ज्यादा होना शुरू हो जाता है, लोग उसके बारे में बात ज्यादा करते हैं और लोगों को चैवा गोइयों को शौक है, इसलिए बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों ने अपने आप भी जोड़ना शुरू कर दी। अब जो 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, आइए एक एक करके समझते हैं कि वो सही है या गलत। दोस्तों, पहली मिथ है कि कंपास की रीडिंग सही नहीं आती। ये हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में जब भी आप कंपास को देखते हैं तो कंपास में जो दुनिया का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, उन दोनों में फर्क मौजूद होता है। इसलिए कंपास अक्सर अपनी रीडिंग थोड़ी सी फर्क के साथ आपको देते हैं। साइंटिस्ट ने इस मिथ को बस्ट कर दिया है और कह दिया है कि इसकी लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि माजी के जहाज़ों में माना जा सकता था कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का फ़र्क हो सकता था, लेकिन अब जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ दुनिया में मौजूद हैं और अपना सफ़र करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आती जितनी ये प्रॉब्लम माजी में आया करती थी। तो ये रीज़न नहीं हो सकता कि यहाँ पर गुजरने वाले जहाज़ इस वजह से डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं। दूसरा रीज़न लोग ये कहते हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि लोग इसके अंदर जाकर खो जाते हैं और पानी जितना गहरा होगा वो आपको चलने नहीं देगा और बहरी जहाज़ यहाँ चल नहीं पाते। ये मिथ भी अपनी तौर पर गलत है। बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर बहुत से एरियाज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 1.5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया बनता है, तो कुछ एरियाज बहुत गहरे हैं, कुछ एरियाज में शैलो वाटर भी मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है। जो मैक्सिमम गहराई आज तक बर्मुदा ट्रायंगल के किसी भी एरिया में नोट की गई है वो 25,000 फुट है। अब 25,000 फुट को अगर आप दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरी जगह के साथ नोट करना चाहें तो दुनिया में समंदर में जो सबसे गहरी जगह है वो 33,000 फुट है और वहाँ पर भी जहाज़ नहीं डूबते। सो ये मिथ भी साइंटिस्ट ने बस्ट कर दी है। तीसरी लॉजिक लोग देते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद होते तो माजी में बनने वाले जहाज़ लकड़ी से हुआ करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तो अब जो जहाज़ गुजरते हैं अब वो क्यों नहीं डूबते? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम होता तो ये आज ज़्यादा होता, माजी में शायद ये इतना ना होता, लेकिन इट्स द अदर वे अराउंड। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, अब जहाज़ नहीं डूबते, तो माजी में क्यों डूबते थे? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लॉजिक को भी कोई नहीं मानता कि ये लॉजिक है और साइंटिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के होने या ना होने से जहाज पर फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बर्मुदा ट्रायंगल को लेकर कुछ लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है और लोग एक और दिशा में, एक और डायरेक्शन में, एक और सिमत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाते। इस लॉजिक को इसलिए लॉजिक नहीं माना जा सकता क्योंकि आइंस्टाइन का कहना है कि अगर ब्लैक होल की मौजूदगी हो तो उसके लिए आपको E=mc², आपको मास भी चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी चाहिए और वो दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर किसी और डायमेंशन में चले जाएं तो ऐसा क्यों है कि बर्मुदा ट्रायंगल में होने वाले बहुत से हादसों में से बहुत से ऐसे हादसे मौजूद हैं कि जिसका मलबा मिल चुका, जो जहाज़ डूबे, जो जहाज़ टूटे, उनका मलबा मिला भी है। तो ऐसी लॉजिक के साथ आप ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया के नीचे मीथेन गैस मौजूद है और जब मीथेन गैस इवेपोरेट करती है तो बहुत से बबल्स बनते हैं। जब बबल्स बनते हैं तो बहरी जहाज़ उन बबल्स की प्रेशर की वजह से डूब जाते हैं और आगे अपना सफ़र जारी नहीं कर पाते। इसको लॉजिक मानना इसलिए सही नहीं होगा कि बर्मुदा ट्रायंगल पे बहुत सी दुनिया ने काम किया, लेकिन जो एक नोटेबल काम है वो डॉक्टर कार्ल क्रोजेलनिकी का काम है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं और उनका ये मानना है और उनके अलावा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का भी ये मानना है कि इस इलाके में जो लास्ट ट्रेस ऑफ मीथेन गैस मिले थे ना,
वो ट्रेस मिले थे 15,000 साल पहले। यानी यहाँ पर अगर कभी मीथेन गैस का सिलसिला हुआ भी तो वो 15,000 साल पहले होगा। तो डॉक्टर क्रुजेल्निकी कहते हैं कि बहुत माइन्यूट चांस है इस लॉजिक का कि मीथेन गैस की वजह से यहाँ पर हादसे होते हैं। सो इसको भी लॉजिक मानना सही नहीं होगा, ये भी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह के नीचे एक सी मॉन्स्टर मौजूद है। अगर सी मॉन्स्टर मौजूद होता तो उसको लॉजिक शायद मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि क्या वो मॉन्स्टर इतना सेलेक्टिव है कि कुछ जहाज़ों को छोड़ देता है और कुछ जहाज़ों को पकड़ लेता है। यानी माजी में उसने 50 बहरी जहाज़ पकड़े, पिछले 100 साल में 20 हवाई जहाज़ पकड़े और बहुत से जहाज़ों को नहीं भी पकड़ा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये लॉजिक होती तो उसकी साइटिंग मौजूद होती। जब हम ईद का चांद देखते हैं तो उसके भी शवाहिद इकट्ठे करते हैं। आज तक सी मॉन्स्टर के कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस इलाके में दज्जाल मौजूद है और दज्जाल की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर जहाज डूबते हैं। दोस्तों, जहाँ तक दज्जाल का ताल्लुक है तो सही मुस्लिम की हदीस है जिसकी रावी फातिमा बिन्त कैस हैं और फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि, और उनकी रिवायत है कि तमीम अद-दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया अपने एक किस्से का, अपनी एक वाक़े का कि कैसे वो समंदरों पर खो गए, 30 दिन खो गए और 30 दिन समंदरों में भटकते हुए एक जजीरे पर पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात दज्जाल से हुई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नंबर 1, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ तो सही से आपको ये नहीं कह सकता कि दज्जाल कहाँ है और कहाँ नहीं। ये बात अपनी जगह हकीकत है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच कहते हैं और सच की तरफ उन्होंने हमेशा निशानदही की है। तो अगर दज्जाल का जिक्र किया है तो दज्जाल का फितना हकीकत है और एक दिन दुनिया के सामने रोनुमा होगा। लेकिन आप और मैं सही से नहीं कह सकते कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस रिवायत का, तो ये रिवायत एक जजीरे से ताल्लुक़ रखती है, जबकि हम बरमूदा ट्रायंगल में जो बात कर रहे हैं हम बात पानी की कर रहे हैं कि पानी के ऊपर से जब कोई चीज़ गुजरती है तो वो डूब जाती है। और लॉजिक शायद दज्जाल के यहाँ पर ना होने की शायद एक लॉजिक ये बनती है कि अब अगर आप इस दुनिया को देखें तो अब बरमूदा ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस क्या है। बरमूदा ट्रायंगल पे 1945, 1918 ये वो दौर था कि जब बरमूदा ट्रायंगल से लोग डरते डरते सफ़र किया करते थे। लेकिन आज की दुनिया को अगर आप देखें तो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जहाज़ भी चल रहे हैं, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर बहरी जहाज़ भी चल रहे हैं, हवाई जहाज़ गुजर रहे हैं। तो इस वक्त ये एक मेन कमर्शियल रूट है और इस कमर्शियल रूट के ऊपर बहुत सी परवाज़ें चलती हैं। अगर दज्जाल होता और वो दज्जाल पसंद नहीं करता और कुछ जहाज़ों को गिरा देता है तो फिर बाकी जहाज़ों को भी गिराता, तो इस वक्त ये कमर्शियल रूट ना बन चुका होता। सो इसलिए इस बात को मानने के लिए बहुत सी लॉजिक्स और चाहिए होंगी कि यहाँ पर दज्जाल मौजूद है कि नहीं, बट ये बात सही से कही नहीं जा सकती कि दज्जाल मौजूद है या नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक रोग वेव आती है और वेव इतनी ऊंची होती है कि बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, हवाई जहाज भी डूब जाते हैं। किसी हद तक इसमें सच्चाई इसलिए हो सकती है कि इस इलाके में टर्बुलेंसेस बहुत आती हैं, ट्रॉपिकल वेदर है तो तूफ़ान बहुत आते हैं और तूफ़ानों की वजह से जहाज़ डूब भी जाते हैं, बहरी जहाज़ भी डूब जाते हैं, हवाई जहाज़ भी डूब जाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूर जहन में रखिएगा कि पिछले दौर में माजी में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी नहीं, जिसकी वजह से बहुत से जहाज़ डूब भी जाते थे। और अब दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो अब जहाज़ इतने नहीं डूबते। लेकिन इस बात को आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ख़राब मौसम कुड बी अ रीज़न, लेकिन ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं या यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। तो ये अगर निशानदही करती है तो वो मौसम की निशानदही करती है। तो दोस्तों, मौसम ख़राब होने की वजह से जहाज़ का डूब जाना सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है, ये दुनिया में बहुत सी जगहों के साथ एसोसिएटेड है। सो ये एक वाकई एक वाहिद रीज़न नहीं हो सकता। यहाँ पर एक और रीज़न लोग देते हैं जो कि 9वीं बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और वो ये है कि यहाँ पर यूएफओस मौजूद हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यानी एलियंस मौजूद हैं जो अपनी उड़न तश्तरी में आते हैं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज़ डूब जाते हैं।
अब इस बात को तो यूएस नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स लिखते हैं कि कोई सुपर नेचुरल अकरिंग अभी तक साबित नहीं हो सकी इस इलाके के लिए, लिहाजा इस बात को मानने में भी कोई सदाकत मौजूद नहीं है। लोग 10वीं लॉजिक दोस्तों ये देते हैं कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी मौजूद है। अब इस बात को थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं, और वो एडिट इस तरीके से करते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ साथ हमें कहते हैं कि गवर्नमेंट सीक्रेट फैसिलिटी और मे बी गवर्नमेंट सीक्रेट इंटरेस्ट। अब इस लॉजिक को जरा गौर से देखते हैं। हमने ये देख लिया कि ब्लैक होल मौजूद नहीं है, हमने ये देख लिया कि दज्जाल शायद मौजूद है, शायद मौजूद नहीं है, लेकिन जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट अब तक हो चुकी है वो बार बार ये निशानदही करती हैं कि ख़राब मौसम की वजह से बहुत से जहाज़ डूब जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि आज दुनिया जहान के साइंटिस्ट इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जितने बहरी जहाज़, जितने हवाई जहाज़ आज बरमूदा में अब तक डूबे हैं, इतने तो दुनिया के किसी भी इलाके में डूबते हैं। चाहे आप मलेशियन एयरलाइंस का जहाज़ MH370 को ले लीजिए या किसी भी और जहाज़ को ले लीजिए, दुनिया में इतने हादसा कॉमन है और हर तरफ होते हैं। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट फैसिलिटी पर बात करें, बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा वापस चलते हैं कि हमने बात की 1881 के एलन ऑस्टिन जहाज़ की। दोस्तों, एलन ऑस्टिन के जहाज़ के कप्तान को समंदर में कोई और जहाज़ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हिस्ट्री की किताबें उठाकर देख लीजिए या इवन लॉयड्स ऑफ लंदन जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनके रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, वो बार बार साबित करते हैं कि ऐसा कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि समंदर में कप्तान को ऐसा कोई जहाज़ नज़र आया हो, वरना उसने अपने मेमोइर्स में इसका जिक्र किया होता। तो 1881 इतनी पुरानी कहानी है, इतना पुराना अर्बन लेजेंड है कि उस वाक़े को सही मानना, गलत मानने के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। यानी बर्मुदा ट्रायंगल को लेकर जितने वाक़यात हैं ये पिछले 100 साल के वाक़यात हैं, और अगर इन 100 साल के वाक़यात को गौर से देखें तो इसमें बड़ा वाक़या कौन सा है? 1918 का US साइक्लोप्स या 1945 का फ्लाइट 19, ये दो बड़े वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। अब ज़रा दुनिया की तारीख को उठाकर देखें। 1918 का जो वाक़या हुआ ये कब हुआ? 1918 में। 1918 कौन सा साल था? वो साल था कि 1914 की शुरू हुई जंग अजीम नंबर 1 ख़त्म हुई 1918 में, और फिर ये वाक़या हो जाता है। और दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई, और उसके बाद फिर एक वाक़या हो जाता है, और दोनों दफ़ा अमेरिका के मिलिट्री प्लेन्स इसमें शामिल हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और नोट करने वाली है। दोस्तों, अगर आप बर्मुदा ट्रायंगल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बर्मुदा ट्रायंगल की जो सिग्निफिकेंस है, यानी जितनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनी है, ये कब बनी है? ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज 1945 से लेकर मैक्सिमम जितनी बनी है वो 1980s तक बनी है, और 80s के बाद आकर ये कमर्शियल फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो गया। अब बर्मुदा ट्रायंगल से बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं, हवाई जहाज़ गुजर रहे हैं, ट्रेड हो रही है। अब तो जहाज़ नहीं डूबते, अब तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज नहीं है। तो 1945 से लेकर 1980 के बीच में क्या था, और इस एरिया की सिग्निफिकेंस को अगर आप हिस्ट्री के साथ जोड़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका के लिए था, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी। ये वो दौर था कि जब रशिया क्यूबा के साथ मिलकर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता था। ये वो दौर था कि जब साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को कम्युनिज्म में शामिल किया जा रहा था। तो ऐसे दौर के अंदर यूएस के लिए भी और रशिया के लिए भी ये एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस था कि इस एरिया के अंदर जितनी स्टेट्स मौजूद हैं, कम्युनिस्ट चाहते हैं कि वो प्रो कम्युनिज्म हो जाए, और अमेरिका चाहता है कि वो प्रो कैपिटलिज्म हो जाए। और इस एरिया के अंदर जो पोर्टो रिको है, पोर्टो रिको की हिस्ट्री भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि कैसे पोर्टो रिको को एक अलग स्टेटस तो हासिल है, लेकिन उसका सदर भी अमेरिका के सदर को माना जाता है, यानी अमेरिका के इन्फिल्ट्रेशन बड़ी मजबूत है। सो इस एरिया में जब तक कोल्ड वॉर रही, बर्मुदा ट्रायंगल का जिक्र रहा। जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, बर्मुदा ट्रायंगल की कॉन्स्पिरेसी थेरीज दम तोड़ गई और ये कमर्शियल रूट बन गया। इस चीज़ को जब आप हिस्ट्री से जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक प्लॉजिबल रीज़न ये हो सकता है कि जब जब गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट होता है तो वो किसी भी इलाके को कॉन्स्पिरेसी थेरी बनाकर नो फ्लाइंग जोन बना देते हैं, और जब कहीं चाहिए कि इस इलाके का अब हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तो इस इलाके को पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं। जब आप हिस्ट्री को
इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिक्स को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये टेढ़ी दुनिया आपको सीधी समझ में आने लगेगी। हर चीज़ जिसके ऊपर हम जिन्नात का स्टिकर या दज्जाल का स्टिकर लगा देते हैं या ब्लैक होल का स्टिकर लगा देते हैं ना, वो भी किसी हद तक एक सियासत होती है। जब आप आंख नाक कान खोल कर चीज़ों को उसकी हकीकत में जानने की कोशिश करेंगे, तब ये दुनिया आपको सीधी समझ में आने लगेगी और दिमाग का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर कॉन्स्पिरेसी थीरीज मौजूद नहीं है और बर्मुदा ट्रायंगल एक कमर्शियल रूट बन चुका है और बेतहाशा फ्लाइट्स जा रही है, बेतहाशा बहरी जहाज गुजर रहे हैं, तो सारी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद बड़ा सिंपल है कि दुनिया को आप सही निगाह से देखना शुरू करें ताकि आप अपने लिए सही फैसले करना शुरू हो जाएं। जिन चीज़ों को आप मैजिक समझते हैं वो लॉजिक के मयार पर पूरी उतरें, तब माने। लॉजिक से हटकर कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ कॉमन सेंस में समझ में आए उस चीज़ को माने। हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का स्टिकर ना दे दें। तब आप जिंदगी के लिए, अपने लिए और जो रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ दुनिया में हो रही हैं उनको पहचान कर सही फैसले करने के काबिल हो जाएंगे। अगर अब तक आपने ये वीडियो देखी है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में आसानी के साथ मिल सकें। और अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।